हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का लेक्चर 15, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ का उदाहरण 2, जिसमें आज हम उदाहरण नंबर 2 को देखने वाले हैं, जिसमें से दो क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? पहला है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है, और दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, अर्थात इस उदाहरण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 2, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में निम्न प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। क है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ख है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसके पश्चात उस परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा अर्थात आई का मान ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल। क, पहले समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध हो R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एक डायग्राम दिया गया, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक डायग्राम है जिसमें से ए से लेकर पॉइंट बी तक को क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, दर्शाया गया है। जिसमें से 6 वोल्ट के क्या है, एक विभवांतर है, तथा यहाँ पर क्या है 6 वोल्ट का विभवांतर किसके लिए क्या है, इसका जो पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो क्या है विभवांतर को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था 6 वोल्ट। ओके, जिस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं वोल्टामीटर है। ओके, विभवांतर को मापन के लिए। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर R1, R2 एवं R3 क्या है, ये प्रतिरोध है। R1 का प्रतिरोध क्या है, 7 वॉट है, R2 का प्रतिरोध 8 वॉट एवं R3 का प्रतिरोध 12 वॉट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, ये एक दूसरे क्या है, R2 एवं R3 क्या है, समानांतर क्रम में है। तो सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करके इसका तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करेंगे। पहले समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों R2 व R3 के तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले R2 एवं R3 के क्या है, तुल्य प्रतिरोध को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हमको इसका फार्मूला पता है कि क्या है, 1/R इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, जिसके बारे में हम लोगों ने इस फार्मूला में पढ़ा था। समानांतर क्रम में संयोजन में क्या जाना था कि 1/R क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक इसी प्रकार यहाँ लेकर कहा गया है 1/R इक्वल 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि R2 एवं R3 क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ओके, तो 1/R इक्वल, तो चलिए इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो पहला का क्या है 8 है, दूसरा की क्या है 12 है। तो 1/8 प्लस 1/12 इक्वल 3 प्लस 2/24। ये 3 प्लस 2/24 कैसे आया? तो सबसे पहले हम इसका क्या अलग करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, उसके पश्चात क्या करता है, इसमें सॉल्व करते हैं। तो हमको 3 प्लस 2/24 आता है। कैसे? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1/R इक्वल कितना है, 1/8 प्लस 1/12। तो सबसे पहले इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 8 और 12 को क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 2 दूनी कितना होगा, 4 2 तिया 6। उसके पश्चात किसके जाएगा, 2 से और जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ओके, अब कितने साथ जाएगा, 2 एकम 2 और 3 के साथ नहीं जाएगा, तो 3 को जस्ट लिख देते हैं। उसके पश्चात 3 के पश्चात जाएगा, तो 3 एकम 3। ओके, यहाँ तक पूरा क्वेश्चन में आ गया। ओके, आप लोग समझ जाना। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, इसका गुणनखंड 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो चलिए इसको काउंट करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हुआ 4, 4 दूनी कितना हुआ 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ये कितना हुआ 24। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 24 लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पर 3 प्लस 2 कैसा है, तो 24 को क्या करते हैं, अब हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 24, तो हमको कितना मिला, 3 मिलेगा। तो 3 को क्या करते हैं, एक के साथ गुणा करते हैं, तो हमको 3 मिला। प्लस ठीक इसी प्रकार 24 को क्या है, 12 के साथ डिवाइड करते हैं। तो 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, तो 3 प्लस 2 हमको प्राप्त हुआ। ओके, तो डिवाइडेड बाय 24 इक्वल 3 प्लस 2 को काउंट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 डिवाइडेड बाय 24। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो R इक्वल हमको क्या मिला, 24 डिवाइडेड बाय 5 ओम। ये कैसे आया, तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया है, पक्षांतर किया गया है। कैसे? यहाँ पर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय R इक्वल क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 24। चूंकि यहाँ पर R क्या है, बटे में है,
ओके, अर्थात हर में है तो इसका हमको आर का वैल्यू क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो इस प्रकार से क्या है, आर को हमको ऊपर लेके जाना है। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसको मैं 75 करके बताता हूँ। यहाँ पर 24 क्या है, बटे में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा में तो 24 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 5 क्या है, ऊपर में है अर्थात अंश में है तो नीचे आएगा तो क्या है, हर में होगा तो 5 इक्वल आर क्या है, यहाँ पर हर में उस मतलब अगले साइड जाएगा तो क्या होगा, अंश में चला जाएगा। और क्या है, ए क्या है, अंश में है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, वो हर में चला जाएगा। अर्थात आर का डिवाइडेड बाय 1 अर्थात 1, अर्थात इसको लिखने की भी जरूरत नहीं। तो अर्थात हम सीधा डायरेक्ट 24 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल आर भी लिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ लिखा गया है आर इक्वल 24 डिवाइडेड बाय 5। ओके, यहाँ पर ओम क्यों लिखा गया, क्योंकि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह ओम होता है, इक्वल 4.8 ओम। अब 24 से क्या करते हैं हम लोग, 24 से क्या है 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितने बार जाएगा, तो 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, 4 बार में जाएगा तो कितना भी बचा हमारे पास, कितना बचा, 4 बचा। ओके, तो 4 उसके पश्चात क्या है, 5 से डिवाइड हो गया कि क्या 4 नहीं, तो हमको पॉइंट में लेना पड़ेगा। तो इसकी में क्या आ गया 0, तो 5 अट्ठे 40 अर्थात 4.8। तो ठीक इसी प्रकार 4.8 ओम लिखा गया। तो अब नल परिपथ के अनुसार तुल्य प्रतिरोध अर्थात हमको क्या है, आर का वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 4.8 ओम। ओके, तो चलिए हम इसका दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया, कितना मिला 4.8 ओम। अब हमको R1 और यहाँ पर जो मिला उसका क्या करता है, अब हम लोग उसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, उसके पश्चात हमारा आंसर आ जाएगा। अब नए परिपथ के अनुसार तुल्य प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित R2 एवं R3 का तुल्य प्रतिरोध R अब R1 के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। R1 का अब तुल्य प्रतिरोध होगा। ओके, तो R1 अर्थात R1 और इस दोनों का इसका क्या निकाले, R निकाले तो R का वैल्यू कितना फाइंड हुआ हमको 4.8। ओके, तो अब इसका क्या करते हैं हम लोग, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो R डैश इक्वल होगा R1 प्लस R, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो प्रतिरोध का जो क्रम होता है वो क्या होता है, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है R डैश इक्वल R1 प्लस R। तो चलिए इसको लिखते हैं इक्वल करके। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना दिया गया है हमको, 7 दिया गया है, प्लस इसको 4.8 दिया गया हमको R का वैल्यू। तो 7 के यहाँ करते हैं 4.8 को क्या करते हैं 8 करते हैं, अर्थात जोड़ते हैं तो हमको कितना मिला, 7 4 कितना हुआ 11.8 अर्थात 11.8 ओम। तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। ख परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। ओके, तो चलिए अब हमको ज्ञात करना है क्या है इस परिपथ में, इस जैसे कि ये परिपथ है तो इसमें विद्युत धारा अर्थात आई का मान कितना है, ये इसको हमको फाइंड करना है। ओके, तो जैसे कि हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। विद्युत बैटरी द्वारा परिपथ में कुल विभवांतर, तो इसका विभवांतर कितना है, V इक्वल 6 वोल्ट। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं V इक्वल कितना है 6 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर 7 ओम इसीलिए लिखा गया है क्योंकि यह R1 का वैल्यू है, और यहाँ पर R क्यों लिखा गया क्योंकि जो R2 एवं R3 का वैल्यू हम लोग फाइंड किए तो वह R है, इस वजह से यहाँ पर 4.8 ओम लिखा गया है। आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चूंकि हम लोग ओम के नियम के अनुसार जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यहाँ पर हमको तो V का मान दिया गया है, I का मान भी यहाँ पर दिया गया है, तो हमको पता है कि V इक्वल क्या होता है IR, अर्थात हमको किसका वैल्यू फाइंड करना था, तो I का मान फाइंड करना, अर्थात V और R का हमको वैल्यू क्या दिया गया। तो तुल्य प्रतिरोध परिपथ पर इक्वल 11.8 में किसका मान है, तो वह R का मान है। अब ओम के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं क्या होता है, V इक्वल IR या फिर V इक्वल RI लिख सकते हैं, यहाँ पर RI लिखा गया। तो हमको I का वैल्यू अर्थात धारा विद्युत धारा का वैल्यू फाइंड करना है, तो I इक्वल क्या होगा, R क्या है गुणा में उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड अर्थात बटे में हो जाएगा, तो V डिवाइडेड बाय R। तो चलिए इसके वैल्यू को रखते हैं। तो ये होगा I इक्वल V डिवाइडेड बाय R। तो V का वैल्यू कितना है, वो है 6 वोल्ट, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं 6 वोल्ट अर्थात 6 डिवाइडेड बाय IR का वैल्यू दिया है 11.8, तो अर्थात 11.8। तो जब हम लोग क्या है 6 में से क्या है 11.8 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हमको 0.508 प्राप्त होता है, 0.508 एम्पेयर, अर्थात 0.508 एम्पेयर, यही इसका क्या होगा आंसर हुआ। तो यहाँ पर एम्पियर क्यों लिखा गया, क्योंकि हम लोग पता है कि जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है एम्पियर होता है, इस वजह से यहाँ पर एम्पियर लिखा गया जिसको कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को इन उदाहरण 2 की जो क्वेश्चन है उसके बारे में समझ आ होगा कि क्या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमने कैसे निकाला। ठीक इसी प्रकार परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा इस प्रकार से हम लोगों ने ज्ञात किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में
धन्यवाद।